फ्लूइड थेरेपी। ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 45 लीटर फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड बॉडी के डिफरेंट कंपार्टमेंट के अंदर खुद को डिस्ट्रीब्यूट करता है। 45 लीटर का 2/3 पार्ट सेल के अंदर होता है, मीन 30 लीटर, और 1/3 पार्ट यानी कि 15 लीटर सेल के बाहर होता है। अब सेल के बाहर दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक ब्लड वेसल्स और दूसरा इंटरस्टिशियम। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 15 लीटर था, ये खुद को ब्लड वेसल्स और इंटरस्टिशियम के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। 1/3 पार्ट मतलब 5 लीटर वेसल्स के अंदर और 2/3 पार्ट मीन्स 10 लीटर इंटरस्टिशियम के अंदर होता है। ठीक है, अब ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स है बॉडी के अंदर, इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक आयंस होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर जो मेन आयन है दैट इज़ सोडियम, और सेल के अंदर जो मेन कैटाइन है दैट इज़ पोटाशियम एंड मैग्नीशियम, और एनाइन इज़ प्रोटीन्स एंड एटीपी, एडीपी या एएमपी। जब भी बॉडी से फ्लूइड लॉस होता है, चाहे वो वॉमिटिंग में लॉस हो, डायरिया में हो, ब्लड लॉस हो, तो हम दो तरह के फ्लूइड्स देते हैं, या तो क्रिस्टलॉइड्स देते हैं या कोलॉइड्स देते हैं। इट मीन्स कि फ्लूइड्स दो तरह के होते हैं। क्रिस्टलॉइड्स के अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो होता है सोडियम। ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, या तो नॉर्मल सेलाइन की फॉर्म में, या रिंगर लैक्टेट, या हाइपरटोनिक सेलाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्रिस्टलॉइड। ठीक है, अब नॉर्मल सेलाइन के अंदर NaCl की रेशो 0.9% और हाइपरटोनिक सेलाइन के अंदर ये वही सोडियम क्लोराइड की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। और जो रिंगर लैक्टेट है, इसकी कॉम्पोजिशन प्लाज्मा की तरह होती है। इसमें सोडियम, पोटाशियम और लैक्टेट मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ये लैक्टेट बॉडी में जाके बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स कि जब भी हम क्रिस्टलॉइड देंगे, इसके अंदर मेन कंपोनेंट है सोडियम, तो वो सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर आयन है। इट मीन्स कि क्रिस्टलॉइड्स एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर रहेंगे और यहाँ पे ब्लड वाटर के वॉल्यूम को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ये आयन सेल के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो इससे इम्परमिएबल होती है। दूसरी तरह का फ्लूइड होता है कोलॉइड। कोलॉइड अब ब्लड या कोई भी ब्लड का सब्सटीट्यूएंट, जिस तरह से एल्ब्यूमिन, डेक्स्ट्रॉन, जेलेटिन या हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च, ये कोई भी ब्लड का कॉन्स्टिट्यूएंट, उसको हम कोलॉइड कहेंगे। ठीक है, अब एल्ब्यूमिन दो तरह की होती है। एल्ब्यूमिन हम तब देते हैं बेसिकली जब भी ऑनकोटिक प्रेशर कम होता है, और ये वो ऑनकोटिक प्रेशर है जो कि वाटर को ब्लड वेसल्स के अंदर रखता है। जहाँ पे एल्ब्यूमिन होगी उसके साथ वाटर उस कंपार्टमेंट के अंदर होगा। आपको पता है एल्ब्यूमिन नॉर्मली ब्लड के अंदर होती है, इसीलिए मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर होती है। तो जहाँ पे एल्ब्यूमिन होगी वाटर वो अपने साथ रखेगी। ठीक है, तो इस वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर एक खास ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन होता है। लेकिन जब भी वॉल्यूम लॉस हो, तो हम लोग वॉल्यूम लॉस हो, या तो वाटर इंटरस्टिशियम में जा रहा हो या लॉस हो जाए, तब हम एल्ब्यूमिन दे सकते हैं, ताकि एल्ब्यूमिन वाटर को वेसल्स के अंदर रिटेन रखे। ठीक है, अब एल्ब्यूमिन की दो फॉर्म्स होती हैं। एक होता है 5% जो नॉर्मल, जो माइल्ड टू मॉडरेट हाइपोवॉलीमिया होता है उसमें देते हैं। दूसरा होता है 20% जो सिवियर हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, जब टोटल बॉडी की एल्ब्यूमिन डिक्रीज हो जाए, लाइक इन सिरोटिक पेशेंट, उस केस में हम फिर 20% एल्ब्यूमिन देते हैं। तो जब एल्ब्यूमिन बॉडी के अंदर नहीं होगी, सारा फ्लूइड जो ब्लड वेसल्स के अंदर है वो इंटरस्टिशियम में, और इंटरस्टिशियम से सेल के अंदर खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, बिकॉज वाटर फ्रीली परमिएबल होता है, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो या कैपिलरी मेम्ब्रेन हो, वो ईजिली सारे कंपार्टमेंट्स के अंदर मूव कर सकता है। नेक्स्ट कोलॉइड इज डेक्स्ट्रॉन। ये पॉलीसेकेराइड डिराइव्ड है, और जेलेटिन कोलेजन ड्राइव है, कोलेजन की हाइड्रोलिसिस से बनता है। 3 तरह का जेलेटिन होता है, एक सक्सिनाइलेटेड, यूरिया क्रॉस लिंक्ड और ऑक्सी पोली जेलेटिन। इनकी एग्जांपल्स देख लेनी है कि सक्सिनाइलेटेड गेलोफ्यूसिन और यूरिया क्रॉस लिंक इज़ हेमासील। ठीक है, ये जेलेटिन है। इसके अलावा हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च, ये भी एक कोलॉइड है। ये प्लाज्मा एक्सपेंडर के तौर पे बिहेव करता है, क्योंकि ये आईवी मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर मोर देन 6 आवर्स के लिए ये रिटेन रह सकता है, इसलिए इसको प्लाज्मा एक्सपेंडर्स के तौर पे देते हैं। इट मीन्स कि हम लोग फ्लूइड्स तब देते हैं जब भी बॉडी के अंदर वॉल्यूम ब्लड का या वाटर का कम हो जाए। तो दो तरह के देते हैं, एक क्रिस्टलॉइड के अंदर सोडियम होता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर रहता है,
मतलब इंटरस्टिशियम और ब्लड वेसल्स के अंदर खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, जबकि जब हम कोलॉइड देते हैं वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहता है, वो खुद को इंटरस्टिशियम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। कोलॉइड यहाँ पे रहेगा और क्रिस्टलॉइड दोनों बल्कि तीनों कंपार्टमेंट के अंदर खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, सोडियम इन दोनों में और जो उसमें वाटर होगा वो सारे कंपार्टमेंट्स के अंदर। ठीक है, अब इसी से हम लोग इन तीन स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर हमने वेसल का वॉल्यूम, ब्लड का या फ्लूइड का वॉल्यूम 1 लीटर तक रेज़ करना है तो उसके लिए हमें ग्लूकोज 13 लीटर देनी पड़ेगी, नॉर्मल सेलाइन 6 लीटर और कोलॉइड 1 लीटर देना पड़ेगा। इसकी रीज़न मैंने बता दी है। ग्लूकोज बेसिकली बॉडी के अंदर जब जाता है तो मेटाबोलाइज होकर वाटर बनाता है। ठीक है, और वाटर मैंने आपको पहले बताया कि सारे कंपार्टमेंट्स के अंदर खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। इसलिए अगर हमने इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम 1 लीटर तक रेज़ करना है तो हमें 13 लीटर ग्लूकोज देनी पड़ेगी। और अगर हमने 1 लीटर वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है नॉर्मल सेलाइन से, तो नॉर्मल सेलाइन का जो मेन कंपोनेंट है दैट इज़ सोडियम, और हमने यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है जबकि सोडियम खुद को इन दो कंपार्टमेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, इसलिए हमें 6 लीटर देना पड़ेगा टू रेज़ द इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम बाय 1 लीटर। और अगर कोलॉइड देंगे तो कोलॉइड चूँकि ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहता है और अपनी तरफ सारे वाटर को अट्रैक्ट करके रखता है, अपने पास रखता है, इस वजह से 1 लीटर कोलॉइड इनफ होता है वेसल्स का वॉल्यूम 1 लीटर तक रेज़ करने के लिए। प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लूइड थेरेपी। जब भी फ्लूइड लॉस होगा बॉडी से, दो तरह से हमने फ्लूइड देना है। एक तो जो लॉस हुआ है उस लॉस को हमने पूरा करना है, मींस जहाँ से फ्लूइड लॉस होगा, अगर वॉमिटिंग में से लॉस हुआ तो जो वॉमिटिंग के फ्लूइड की कॉम्पोजिशन है हमने सेम वही वाला फ्लूइड रिप्लेस करना है। दूसरा हम देते हैं मेंटेनेंस फ्लूइड, ये इसी रिप्लेसमेंट फ्लूइड के साथ देते हैं। ठीक है, तो अब रिप्लेसमेंट जब भी फ्लूइड लॉस होता है ना, तो एक तो ब्लड बेसिकली फ्लूइड यूजुअली ब्लड वेसल्स से लॉस होता है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होता है, इसलिए जब फ्लूइड लॉस हो जाएगा पीछे ब्लड सेल्स की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए हेमाटोक्रिट रेज होता है, ऑस्मोलैरिटी रेज होती है, जबकि स्ट्रेस के अंदर किडनी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन से सोडियम को कंजर्व करना शुरू कर देती है, तो यूरिन में सोडियम कम जबकि ब्लड के अंदर सोडियम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यूरिनरी ऑस्मोलैरिटी कम जबकि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। और जब फ्लूइड लॉस होता है तो स्किन का टर्गर डिक्रीज़ होता है, ड्राइनेस स्टार्ट हो जाती है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, हाइपोटेंशन और टेकीकार्डिया होता है। मैंने अभी बताया कि रिप्लेसमेंट फ्लूइड के अंदर जो फ्लूइड लॉस होगा हमने वही वाला फ्लूइड रिप्लेस करना है। लाइक वॉमिटिंग हाइड्रोजन मतलब स्टमक से होती है बेसिकली, और स्टमक के अंदर हाइड्रोजन आयंस होते हैं। ठीक है, और साथ में वॉमिटिंग में क्लोरीन, पोटाशियम, सोडियम भी लॉस होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं, जब देखो वॉमिटिंग में हाइड्रोजन लॉस हो जाएगा पीछे बॉडी में बाइकार्बोनेट्स बच जाएंगे, इसलिए हम इसको कहते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। और चूँकि साथ क्लोरीन भी लॉस होता है इसलिए हम इसको कहते हैं हाइपोक्लोरीमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ठीक है, अब जब हाइड्रोजन लॉस हो जाएगा तो बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट एक्सेस में होंगे। अब किडनी के अंदर दो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, एक को ट्रांसपोर्टर, एक काउंटर ट्रांसपोर्टर। एक बाइकार्बोनेट सोडियम को ट्रांसपोर्टर है और दूसरा सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्टर है। जब बाइकार्बोनेट ज़्यादा होंगे तो किडनी क्या करेगी, किडनी बाइकार्बोनेट को सोडियम के साथ एक्सक्रीट करना शुरू कर देगी। एज ए रिज़ल्ट सोडियम की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, एक वॉमिटिंग में लॉस हो रहा था और दूसरा किडनी उसको लॉस करवा रही है। अब जब सोडियम कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, अगेन किडनी को साइन मिलेगा कि सोडियम कम हो गया है, फिर वो क्या करेगी, वो सोडियम को रिटेन करना शुरू कर देगी और हाइड्रोजन आयन को लॉस करना शुरू कर देगी। जब हाइड्रोजन आयन्स यूरिन में जाएंगे तो यूरिन एसिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब वॉमिटिंग के अंदर चूँकि सोडियम और क्लोरीन और पोटाशियम लॉस हो रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे एक तो 0.9% NaCl साथ में पोटाशियम सप्लीमेंट देंगे। ठीक है, डायरिया के अंदर बाइकार्बोनेट्स लॉस होते हैं, बाइकार्बोनेट लॉस होंगे तो पीछे बॉडी में एसिड ज़्यादा होगा, इसलिए इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम रिंगर लैक्टेट देते हैं अलॉन्ग विद पोटाशियम। रिंगर लैक्टेट के अंदर सोडियम, पोटाशियम और लैक्टेट होता है, ये लैक्टेट बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट्स बनाता है।
पोस्ट ऑपरेट के बाद एक तो डेक्सट्रोज वाटर देते हैं क्योंकि पूरी बॉडी के सारे कंपार्टमेंट्स के अंदर से वाटर लॉस हुआ होता है, तो डेक्सट्रोज वाटर खुद को सारी बॉडी के कंपार्टमेंट के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेता है क्योंकि वाटर है और वाटर पहले ही मैंने बताया कि सारे कंपार्टमेंट से परमिएबल होता है, ईजिली मूव कर सकता है। साथ में पोटाशियम देते हैं, लेकिन पोटाशियम 24 आवर्स के बाद देते हैं क्योंकि स्ट्रेस के अंदर ADH और एंजियोटेंशन हार्मोन्स की वजह से पोटाशियम की ऑलरेडी रिटेंशन होती है, इसलिए पोस्ट ऑप पेशेंट्स के अंदर 24 आवर्स के बाद पोटाशियम देते हैं। देन स्वेटिंग अगर तो एक्लेमेटाइज्ड पर्सनस के अंदर हो रही है जो किसी गर्म इलाके के रिहायशी हैं, उनकी बॉडी खुद को अडेप्ट कर चुकी होती है, इसलिए उनके अंदर सोडियम सिक्रीशन कम होती है, तो 5% डेक्सट्रोज वाटर से ही उनकी बॉडी की डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। जबकि नॉन एक्लेमेटाइज्ड पर्सनस के अंदर सोडियम एक्सक्रीशन ज़्यादा होती है, इसलिए उनके अंदर नॉर्मल सेलाइन या रिंगर लैक्टेट देना पड़ता है। देन पेंक्रियाटिक फिस्टुला, इसमें पेंक्रियाटिक सिक्रीशन के अंदर बाइकार्बोनेट्स होता है, इसलिए जब भी यहाँ से फ्लूइड लॉस होगा तो 1 लीटर फ्लूइड के साथ बाइकार्बोनेट्स ज़रूर देंगे। जब भी हेमरेज होगा तो हेमरेज के लिए जो मतलब फ्लूइड ऑफ चॉइस है दैट इज़ ब्लड और कोलॉइड, लेकिन अगर एक्यूट लॉस है और ब्लड अरेंज नहीं हो पा रहा तो फिर क्रिस्टलॉइड भी दे सकते हैं, लेकिन क्रिस्टलॉइड 4 टाइम्स देना है, मतलब जितना ब्लड अगर एक लीटर लॉस हुआ है 1 लीटर तो 4 टाइम्स ज़्यादा हमने क्रिस्टलॉइड देने, ठीक है। अगर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है फिर बहुत सारे साइन सिम्टम्स आती हैं। एक तो जो भी फूड ले रहे हैं वो नीचे नहीं जाएगी तो वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, वॉमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन होगी, और चूंकि ऑब्स्ट्रक्शन है तो एनजी से फूड को एस्पायरेट करने की भी कोशिश करेंगे, और पेशेंट स्ट्रेस में होगा सो स्वेटिंग भी होगी। तो इसके अंदर बहुत सारे तरीके से फ्लूइड लॉस हो रहा है, इसलिए इसके अंदर जो मेन जो फ्लूइड ऑफ चॉइस है दैट इज़ रिंगर लैक्टेट। रिप्लेसमेंट फ्लूइड हमने वो वाला दिया जो फ्लूइड लॉस हुआ था। उसके बाद मेंटेनेंस फ्लूइड एडल्ट्स और चिल्ड्रन के अंदर डिफरेंट इनकी वैल्यूज़ होती हैं। एडल्ट्स के अंदर 40 ml पर kg, मतलब कि 1 किलो के लिए जितना पेशेंट का वेट है हर kg के लिए हमने 40 ml देना है। अगर पेशेंट का 5 kg वेट है तो हमने 40 × 5 उतना फ्लूइड देना है। 40 × 5 200 ml फ्लूइड देना है, मतलब कि हर kg के लिए हमने 40 ml फ्लूइड देना है। तो अगर 60 kg पर्सन है तो उसके लिए 2.4 लीटर फ्लूइड देंगे, और साथ में मेंटेनेंस फ्लूइड में सोडियम देंगे 70 to 150 मिलीमोल पर डे, और पोटाशियम देंगे 40 मिलीमोल पर डे। बच्चों के अंदर मेंटेनेंस फ्लूइड कैलकुलेट करने के 2 रूल्स हैं, एक 4 to 1, दूसरा 100-50-20 रूल, ठीक है। अब अगर तो पर आवर के 1 घंटे के अंदर कितना फ्लूइड देना है अगर वो कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ये वाला रूल, और अगर एक दिन के अंदर देखना है कि कितना फ्लूइड देना है तो उसके लिए ये वाला रूल है, ठीक है। अब बच्चों के अंदर फर्स्ट 10 kg के लिए 4 ml पर kg फ्लूइड जाएगा, मतलब हर kg के लिए 4 ml फ्लूइड जो फर्स्ट 10 kg वेट है। उसके बाद जो नेक्स्ट 10 kg वेट है मीन 10 to 20 तक, उसके लिए हर kg के लिए 2 ml फ्लूइड जाएगा, और फिर 20 के ऊपर जितना भी वेट है उसमें पर kg हर kg के लिए 1 ml पर kg फ्लूइड बॉडी में जाएगा, ठीक है। जब भी बच्चा कोई भी आएगा उसका सबसे पहले वेट पूछना है। सपोज के एक बच्चे का वेट 25 kg है तो उसके जो बॉडी का फर्स्ट 10 kg है उसके लिए पर kg 4 ml फ्लूइड जा रहा है, ठीक है। मतलब 1 kg के लिए 4, 2 kg के लिए 8, तो इस तरह से फर्स्ट 10 kg के लिए 40 ml फ्लूइड जाएगा, और जो नेक्स्ट 10 kg है मतलब 10 to 20 kg उसके लिए ईच kg के लिए 2 ml फ्लूइड जाएगा। तो 2 × 10 = 20, मीन्स के 1 kg के लिए 2 ml फ्लूइड, 2 kg के लिए 4 ml फ्लूइड। इस तरह से हम वेट को डिवाइड कर लेते हैं 3 पार्ट्स में, और फिर जो 20 के ऊपर जितना भी वेट है उसके लिए ईच kg के लिए 1 ml फ्लूइड जाएगा। तो इसमें इस केस में 25 kg का चाइल्ड है तो 20 के ऊपर सिर्फ 5 kg ही बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट 25 को हमने वेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, एक हमने फर्स्ट 10 kg, देन नेक्स्ट 10 kg और फिर 5 kg, ये टोटल 25 kg बनता है ना। तो फर्स्ट 10 के लिए हमने फ्लूइड दिया 4 ml पर kg, नेक्स्ट 10 के लिए फ्लूइड दिया 2 ml पर kg, और उसके बाद
5 के 20 के ऊपर जितना भी है वेट, यहाँ पे इस केस में 5 है, तो ईच केजी के लिए 1 ml फ्लूइड जाएगा। तो जो टोटल फ्लूइड है वो 65 ml पर आवर, ये 1 घंटे के अंदर इतना फ्लूइड जाएगा। ठीक है, अब चूंकि एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं, तो अब पूरे दिन के अंदर कितना फ्लूइड जाएगा वो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। अब पूरे दिन के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो अगेन उसी तरह से वेट को डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट 10 kg वेट के लिए अब 100 ml पर kg पर डे फ्लूइड जाएगा, मतलब कि हर kg के लिए 100 ml फ्लूइड, और जो फर्स्ट 10 kg हैं उनके लिए 100 ml पर kg जाएगा। तो 1 kg इज इक्वल टू 100, 2 kg इज़ 200, 3 kg इज़ 300, इसी तरह फर्स्ट 10 kg के लिए 1000 ml फ्लूइड जाएगा। जो नेक्स्ट 10 kg हैं उनके लिए ईच kg के लिए 50 ml फ्लूइड। ठीक है, तो नेक्स्ट 10 kg में 1 kg के लिए 50, 2 kg के लिए 100। ठीक है, इस तरह से ये टोटल 500 बनता है, और 20 के ऊपर जितना भी वेट है उसके लिए ईच kg के लिए 20 ml फ्लूइड जाएगा। तो अगर 21 kg का एक चाइल्ड है तो उसके लिए ये 1000, ठीक है, ये 500 प्लस 20, तो इस तरह से उसके अंदर टोटल फ्लूइड जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि एक 25 kg का एक चाइल्ड है, उसमें जो फर्स्ट 10 kg है, अब यहाँ पे हम वेट को डिवाइड कर लेंगे 10, 10 और 5, तो फर्स्ट 10 kg के लिए 100 ml फ्लूइड जाएगा, नेक्स्ट 10 kg के लिए 50 ml फ्लूइड जाएगा, और उसके बाद 5 kg है तो उसके लिए 20 ml फ्लूइड जाएगा। तो ये टोटल बनता है 16 ml पर डे। ये हमने पर डे कितना फ्लूइड जाना है वो कैलकुलेट किया, और ये पर आवर कितना फ्लूइड जाना है वो कैलकुलेट किया। हमने फ्लूइड कैलकुलेट कर लिया, एक तो फ्लूइड रिप्लेस कर दिया, और मेंटेनेंस डोज भी कैलकुलेट करने के बाद हम देखना है कि वो फ्लूइड कितनी स्पीड से देना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि कितना फ्लूइड है इन ml डिवाइडेड बाय कितने टाइम में देना है वो फ्लूइड, और एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब कांस्टेंट डिपेंड करता है कि किस रूट से फ्लूइड देना है। अगर तो IV इन्फ्यूजन के थ्रू देंगे तो कांस्टेंट इज़ 4, अगर ब्लड देंगे तो 5, ठीक है, और अगर IV ब्यूरेट के थ्रू देंगे तो कांस्टेंट इज़ 1। ठीक है, अब सपोज़ कि हमने फ्लूइड कैलकुलेट किया था 1600, पिछले केस में जो 25 kg का चाइल्ड था उसमें 1600 फ्लूइड डिवाइडेड बाय, अगर हमने वो 4 आवर्स में देना है और कांस्टेंट क्या है IV इन्फ्यूजन के थ्रू देना है, तो वो क्या हो जाएगा 4 फॉर IV इन्फ्यूजन, उसके लिए कांस्टेंट 4 है, 4 आवर्स में देना है, और 1600 हमने प्रीवियस केस के अंदर फ्लूइड हमने एज्यूम किया था 25 kg के लिए। तो जब उसके लिए ड्रॉप्स कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास इस तरह से 16.2 ड्रॉप्स पर मिनट आएंगे। ये एक और एग्जांपल है कि अगर 1000 ml फ्लूइड NaCl देना है 4 आवर्स में IV इन्फ्यूजन के थ्रू, तो फिर उसके लिए जो ड्रॉप्स आएंगे वो 62.5 ड्रॉप्स। अब यहाँ IV इन्फ्यूजन के ज़रिए अगर ब्लड आ जाएगा तो अब यहाँ पे कांस्टेंट 4 की जगह 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग फ्लूइड दे रहे होंगे, हमने स्पीड कैलकुलेट कर ली, और फ्लूइड थेरेपी को मॉनिटर साथ साथ करते रहना है, ब्लड प्रेशर देखते रहना है, पल्स चेक करते रहना है, यूरिन आउटपुट और सेंट्रल वीनस प्रेशर। ठीक है, क्योंकि जब भी फ्लूइड लॉस हुआ था पल्स इंक्रीज़ हो गई थी, BP डिक्रीज़, यूरिन आउटपुट डिक्रीज़ हो गया था, और सेंट्रल वीनस प्रेशर भी डिक्रीज़ हो गया था। और जब हम फ्लूइड देंगे तो साथ साथ ये सारी कंडीशंस इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगी, पल्स ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी, BP इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, और यूरिन आउटपुट रीस्टोर होगा।